साथियों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पोइम जिसका नाम है द वेस्टलैंड। और इस वेस्टलैंड पोइम जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? टी.एस. इलियट के द्वारा लिखी गई। ये इनकी इंपॉर्टेंट पोइम इसलिए है कि चाहे आप कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए जाइएगा, चाहे पीजीटी हो हमारा, चाहे एलटी हो, सभी में ये अगर जहाँ पर भी टी.एस. इलियट रखे हुए हैं सिलेबस में तो समझो वहाँ से वेस्टलैंड से जरूर पूछा जाएगा। ये इतनी इंपॉर्टेंट पोइम है इनकी। इसलिए आज की वीडियो में हम जितना भी डिस्कस करेंगे वो पोइम को हम डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि उस पोइम पर आधारित जितने भी हमारे एग्जाम पॉइंट बनते हैं उन सभी एग्जाम पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे कि किस किस तरीके से हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मुझे लगता है इस वीडियो को देखने के बाद आपका इस पोइम से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। और एक चीज़ और समझ लीजिएगा, ये जो वेस्टलैंड है इनका एक मॉडर्न एपिक कहलाता है और ये पब्लिश हुआ है 1922 में। इसमें टोटल कितनी लाइनें हैं? 434 लाइन्स हैं। अगर हम 434 लाइन्स की बात करते हैं तो और कहीं कहीं आपको ये 433 लाइनें भी देखने को मिलेगा। बहुत सारी बुक्स में भी आपको मिल जाएगा 433, लेकिन 433 रिलायबल नहीं है। वो ऐसा है कि एक्चुअली लाइन की काउंटिंग की एरर, काउंटिंग करते समय जो इनको एरर हुआ था और उस एरर को इन्होंने अब तक भी ठीक नहीं किया, बाद में भी ठीक नहीं किया गया, इसीलिए 434 लाइनें ही क्या हैं हमारी करेक्ट हैं। और यही रिलायबल है। रिलायबल सोर्स से भी जितने भी हमने रिलायबल सोर्स जो भी हैं हमारे, ठीक है, उसमें भी 434 ही दिया हुआ है। तो 433 ना तैयार करके 434 तैयार करिए लाइंस के लिए। दूसरा, यहां से एक क्वेश्चन और आपकी परीक्षा में पूछा गया है कि जो टी.एस. इलियट का जो वेस्टलैंड है वो क्या है, उसकी फॉर्म क्या है? तो ये फॉर्म आप फ्रैगमेंट्री मोनोलॉग है। क्या है? टी.एस. इलियट का जो वेस्टलैंड है वो फॉर्म ऑफ फ्रैगमेंट्री मोनोलॉग है। ठीक है, एक तो दूसरा क्वेश्चन ये हमारा तैयार हो गया। पहला कौन सा कि ये कब पब्लिश हुआ, दूसरा हमारा कि इसमें टोटल लाइनें कितनी है, 434 लाइनें हैं, और तीसरा क्वेश्चन हमारा कि ये जो वेस्टलैंड है वो कैसा है, एक मॉडर्न एपिक है। और पांचवा क्वेश्चन इसी से ये तैयार हुआ कि जो टी.एस. इलियट का वेस्टलैंड है वो क्या है, फॉर्म ऑफ फ्रैगमेंट्री मोनोलॉग्स है। ठीक है, और दूसरा नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि लिटरेरी सोर्स क्या है ऑफ विच इलियट ने ये जो टाइटल था अपनी पोइम का, जो वेस्टलैंड इन्होंने अपनी पोइम का टाइटल रखा, नाम रखा, वो कहाँ से लिया इन्होंने? ठीक है, तो इन्होंने लिया था, एक मिस जेसी वेस्टन थी और मिस जेसी वेस्टन का एक वर्क है फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस। ठीक है, तो अब अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि वेस्टलैंड टाइटल टी.एस. इलियट ने कहाँ से बारो किया, कहाँ से लिया है, तो जेसी वेस्टन के एक वर्क है फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस, फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस, इससे लिया गया है। ठीक है, और ये फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस किसका वर्क है? मिस जेसी वेस्टन का। ठीक है, अब अगला नेक्स्ट में क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है द एपिग्राफ ऑफ द वेस्टलैंड। वेस्टलैंड का एपिग्राफ इस फॉर्म लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? तो ये नाम याद बनाए रखना आपका पूछा गया है कि वेस्टलैंड का एपिग्राफ कहाँ से लिया गया है, तो सैट्रिकॉन पेट्रोनियस आर्बिटर। ठीक है, द सैट्रिकॉन ऑफ पेट्रोनियस आर्बिटर। और अगला क्वेश्चन है हमारा, इलियट हैज डेडिकेटेड हिज पोइम। टी.एस. इलियट ने ये जो वेस्टलैंड है, द वेस्टलैंड को किसको डेडिकेट किया है? तो एजरा पाउंड के लिए इसको डेडिकेट किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ से समझिएगा, ये जो वेस्टलैंड है 1922 में तो ये पब्लिश हुई है और ये जो वेस्टलैंड है वो डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शंस। ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि वेस्टलैंड को कितने सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, तो याद बनाए रखना 5 सेक्शंस में इसको डिवाइड किया गया है। कितने सेक्शंस में? 5 सेक्शंस में। इसमें से सबसे पहला कौन सा है? द ब्यूरियल ऑफ द डेड है। दूसरी कौन सा? दूसरा सेक्शन हमारा अ गेम ऑफ चेस है। और तीसरा सेक्शन हमारा द फायर सरमन है। और चौथा सेक्शन हमारा डेथ बाय वाटर है। और पांचवा सेक्शन हमारा व्हाट दी थंडर सेड है। ठीक है, ये 5 सेक्शन है। कभी कभी क्वेश्चन इसमें बड़ा घुमा करके पूछते हैं कि ऐसे पूछ लेंगे कि दो ब्यूरियल ऑफ द डेड है उसमें टोटल लाइनें कितनी हैं? 76 लाइनें हैं। गेम ऑफ द चेस में 96 लाइनें हैं। और दी फायर सरमन में टोटल कितनी लाइनें हैं? 139 लाइन्स हैं। और ये सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट भी है। तो आपसे ये पूछेगा कि ये जो वेस्टलैंड 5 सेक्शंस में डिवाइड है उनमें से सबसे लंबा सेक्शन कौन सा है, लॉन्गेस्ट कौन सा है? तो दी फायर सरमन का आप लोगे, जिसमें कितनी 139 लाइन्स हैं। और अगर सबसे छोटा आपसे पूछे तो सबसे छोटा 4th वाला है डेथ बाय वाटर, जिसमें कुल 10 लाइन्स हैं और ये दी शॉर्टेस्ट सेक्शन है। और अंतिम इसका कौन सा है? व्हाट दी थंडर सेड, जिसमें 113 है। यानी कि टोटल इन सभी को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 434 लाइनें आपकी हो जाएंगी। इतना क्लियर हो गया यहाँ पर। तो अब कभी कभी पूछ लेते हैं 3rd सेक्शन का नाम क्या है, 4th का नाम क्या है, 5th का नाम क्या है या 1st 2nd का नाम क्या है। कभी कभी इसका सीरियल बहुत पूछते हैं कि उन्होंने तितर बितर करके रख दिया, इधर उधर डाल दिया। अब आपको सीरियल
इसका पूछ लेंगे। जैसे उसमें जब हम लोग शेक्सपियर को पढ़ते थे और उनके ग्रेट ट्रेजेडीज को पढ़ा करते थे तो उनका सीरियल पूछ लेते थे। तो हम एक ट्रिक, बहुत फेमस ट्रिक है HOKM करके, यानी कि हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ करके याद कर लेते थे। सेम उसी तरीके से हमको बेस्टलैंड के जो 5 सेक्शंस हैं उनको भी अच्छे से तैयार कर लेना है बाय ट्रिकली। अब कैसे करके तैयार कर पाओगे कि पहला सेक्शन हमारा ब्यूरियल ऑफ द डेड है, दूसरा हमारा द गेम ऑफ चेस है, और तीसरा फायर सरमन है, चौथा हमारा डेथ बाय वाटर है, पांचवा हमारा व्हाट द थंडर सेड है, इसमें लॉन्गेस्ट हमारा द फायर सरमन, और सबसे शॉर्टेस्ट कौन सा है, डेथ बाय वाटर है। तो ये सब याद करने के लिए थोड़ा सा ट्रिक ले लो। आप ये थोड़ा इमेजिन करो। अब इमेजिन क्या करना है कि आप मान लो कहाँ गए, द ब्यूरियल ऑफ द डेड, यानी कि एक ब्यूरियल में गए ऑफ द डेड, मरे हुए, यानी कि कब्रिस्तान में गए, आप इस ब्यूरियल में गए। अब जब कब्रिस्तान में गए तो आप वहां पर क्या खेलना शुरू कर दिए, चेस खेलना शुरू कर दिए। ठीक है, कब्रिस्तान में आपने क्या खेला, चेस खेला। और आप चेस खेल ही रहे थे कि कब्रिस्तान में क्या लग जाती है, आग लग जाती है। आप चेस खेल ही रहे थे कि कब्रिस्तान में क्या लग जाती है, आग लग जाती है। तो देखो शुरुआत के 3 तैयार हो गए हमारे। आप कहाँ गए, ब्यूरियल में गए। ब्यूरियल में जाकर के आपने क्या खेला, चेस का गेम खेला, और चेस का गेम खेलते खेलते आपको क्या लग गई, आग लग गई वहां पर। ठीक है, और जब आग लग गई तो आग को बुझाने के लिए आप क्या करोगे, वाटर यानी कि पानी डालोगे। तो जब आग लगी तो बरसात होने लगी, या आपने उस पर पानी डाला। जब बरसात होगी और बरसात होने के बाद में आसमान में क्या, थंडर हुआ, यानी कि बादल गड़गड़ाए या बिजली चमकी, तो लास्ट में थंडर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप ब्यूरियल में जाओगे, इसके बाद वहां जाकर के आपने क्या खेला, चेस का गेम खेला। और चेस का गेम खेल ही रहे थे कि वहां कब्रिस्तान में क्या, आग लग जाती है। आग बुझाने के लिए आप क्या करते हो, वाटर यानी कि पानी डालते हो, या पानी की बारिश होने लगती है। और तुमने देखा जब बारिश तभी होगी जब मौसम गड़बड़ाएगा, और मौसम अगर खराब होगा तो आसमान में क्या, थंडर यानी कि बादल गड़गड़ाएंगे, थंडर होगा, बिजली चमकेगी, गड़गड़ाहट होगी। तो इस तरीके से आप उनका पूरा सीक्वेंस तैयार कर लोगे। ठीक है, तो ये ट्रिक्स आपकी काम आएगी। ब्यूरियल, फिर चेस, इसके बाद में फायर लगेगी, फिर आप पानी डालोगे, और 5वें नंबर पे आपका बिजली गड़गड़ाएगी, बिजली यानी कि थंडर, बादल गड़गड़ाएंगे। और नेक्स्ट अगर हम बात करें इस बेस्टलैंड में, जो कि 1922 में पब्लिश हुई, टोटल इस पोएम में टोटल कितनी लैंग्वेजेस का यूज किया गया, तो टोटल 7 लैंग्वेजेस का यूज किया गया। अब वो 7 लैंग्वेजेस हमारी कौन सी यूज की गई, नंबर 1 लैटिन, ग्रीक, इटालियन, जर्मन, फ्रेंच, संस्कृत और इंग्लिश। ठीक है, फ्रेंच, संस्कृत और इंग्लिश, ये टोटल 7 लैंग्वेजेस का प्रयोग किया गया। इसमें से भी आप थोड़ा ये भी याद रखोगे, ये जो 7 लैंग्वेजेस यूज की गई, इसमें से जो एपिग्राफ था इसका, किसका, इस पोएम का एपिग्राफ जो था वो लैटिन लैंग्वेज में लिखा है। और ग्रीक भाषा में क्या है, इन्होंने कोटेशंस विद इन द एपिग्राफ में जो कोटेशंस लिखी हैं वो सब ग्रीक भाषा में लिखी हैं, लैटिन एंड ग्रीक में। इटालियन में क्या है, इटालियन भाषा में इन्होंने डेडिकेशन को जोड़ा, जो कि 1925 में जोड़ा था। मैं सभी वो भी चीज़ क्लियर कर दूंगा, कुछ चीज़ें बोल करके क्लियर कर दूंगा, कुछ चीज़ें लिखी हुई 1925 में जब इन्होंने एजरा पाउंड के लिए। बाकी सब कुछ पोएम था, लैटिन एंड ग्रीक भाषा सब कुछ थी, लेकिन एपिग्राफ भी था, लेकिन डेडिकेशन नहीं था। तो उन्होंने डेडिकेट कब किया, एजरा पाउंड को 1925 में। ये भी ध्यान बनाए रखना। और जो डेडिकेशन किया था, डेडिकेशन इसमें जोड़ा वो इटालियन भाषा में था, यानी कि 3rd वाला। ठीक है, इसके बाद में एट द एंड आपने देखा होगा जब आप पोएम को पढ़ते हो और एंड में क्या मिलता है आपको, संस्कृत मिलता है। ठीक है, ओम शांति, ये मंत्र का, और मंत्र से पहले क्या है, संस्कृत के वर्ड आपको देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से इसमें टोटल 7 लैंग्वेजेस का प्रयोग किया गया है। और इसकी जो थीम होती है ना, वो मटेरियलिज्म और अस्तित्ववाद को लेकर के, एक भौतिकवाद और अस्तित्ववाद, एग्जिस्टेंशियलिज्म करके वर्ड है, तो वो इसकी मेन थीम रहती है। क्लियर हो गया इतना। और जो एजरा पाउंड थे उन्होंने टी.एस. इलियट की इस बेस्टलैंड पोएम को एडिट करने में बहुत ज़्यादा मदद की थी। तो अगर कभी ऐसा पूछ लिया जाए कि हु हेल्प टी.एस. इलियट इन एडिटिंग द पोएम द बेस्टलैंड, तो आप नाम किसका लोगे, एजरा पाउंड का, कि एजरा पाउंड हेल्प टी.एस. इलियट इन एडिटिंग द पोएम द बेस्टलैंड। क्लियर। और अब हम लोग डिस्कस करेंगे बेस्टलैंड के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को। अगर हम कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो इसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या हैं। सबसे पहला हमारा दी नरेटर होगा, इसके बाद मैडम सिसोस्ट्रेस होंगी, फिर फ्लेवस होंगी, फिशर किंग हैं, और इसके बाद मिस्टर यूजिनाइट्स भी इंपॉर्टेंट हैं, फिलोमेला भी इंपॉर्टेंट हैं, फ्रेस्का हैं। नरेटर को तो बताया ही जा चुका है तुम्हें। स्टेटसन याद बनाए रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द रिच लेडी है, टाइपिस्ट है, टायरसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खूब पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें से या तो आपको मैडम से सॉस्ट्रेस के बारे में पूछेंगे, फ्लेवर्स है, या मिस्टर यूजिनाइट्स, चलो इतना नहीं है। फिलोमिला भी इंपॉर्टेंट है आपका, टाइपिस्ट है, टायरसिस है, ठीक है,
तो ये रिच लेडी, ये सभी इंपॉर्टेंट है, फिलहाल आप ध्यान सभी बनाए रखना क्योंकि कहाँ से क्या पूछेंगे कुछ आइडिया नहीं। तो सबसे पहला नरेटर, सबसे पहला कैरेक्टर हमारा कौन सा है? दी नरेटर है। अगर हम दी वेस्टलैंड को स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ने पर हमको ये पता लगता है कि इनका जो नरेटर है ना वो बहुत ही एम्बिजियस है। एम्बिजियस का मतलब ये है कि अस्पष्ट है, बिल्कुल भी कुछ क्लियर नहीं है। काफ़ी हद तक जो कथात्मक चीज़ें हैं, इनकी ऑटोबायोग्राफिकल चीज़ें हैं, इसमें वो सब अस्पष्ट चीज़ें लगती हैं। जब भी इस पोइम के पात्रों को हम लोग स्टडी करते हैं तो इसमें सबसे कठिन बात तो यही है कि इसके नरेटर का पता करना। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि टी.एस. इलियट खुद ही इसके नरेटर हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है नहीं, इसके नरेटर दी फायर सरमन है। कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं, फायर सरमन नहीं, दी फिशर किंग है या टायरसियस हैं। तो कुछ क्लियर नहीं हो पाता है। इसके जो नरेटर हैं वो बिल्कुल ही अस्पष्ट नजर आते हैं, अनक्लियर हैं, एम्बिजियस हैं। ठीक है। और एक चीज़ ध्यान बनाए रखना कि पोइट ने इस पोइम को लिखने के लिए कई जगह से इसको रेफरेंसेस लिया है, जैसे कुछ क्लासिकल राइटर्स लिए हैं, ग्रीक राइटर्स, एलिजाबेथन राइटर्स, बाइबल और कुछ इंडियन मैथोलॉजी से भी चीज़ों को उठाया है। और ये जो पोइम है ना वो समझ क्यों नहीं आती है, उसका सिर्फ एक ही कारण है कि ये पोइम पूरी की पूरी इंजॉयमेंट में लिखी गई है। अब ये इंजॉयमेंट क्या होता है? इंजॉयमेंट में पता ही नहीं चलता कि कब लाइन समाप्त हुई, कब पैराग्राफ समाप्त हुआ, कब से लाइन शुरू हो गई, यानी कि कोई कॉमा पॉज कहीं पर कुछ भी नहीं होता है, सब ऐसे ही। तभी तो ये पोइम क्या थी, बहुत ही टफ थी और टफ लैंग्वेज में लिखी, लोगों को साधारण लोगों की समझ से परी थी ये। और इंजॉयमेंट में लिखेगी तो आप समझ ही सकते हो इंजॉयमेंट होता ही क्या है, द कंटिन्यूशन ऑफ अ सेंटेंस विदाउट अ पॉज बियॉन्ड द एंड ऑफ द लाइन, कपलेट और स्टेंजा। यही तो हमारा इंजॉयमेंट होता है, जिसमें कब से हमारा सेंटेंस शुरू हुआ, ना तो सेंटेंस में कोई पॉज है, ना ही पता लगा कि ये कब हमारी लाइन एंड हो गई, या ये कपलेट कब समाप्त हो गया, ये स्टेंजा शुरू कब हो गया। ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को समझना थोड़ा क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। सब खिचड़ी समझो। अगला कैरेक्टर हम बात करेंगे कौन, मैडम सेसोस्ट्रेस की बात करेंगे। तो ये मैडम सेसोस्ट्रेस कौन थी हमारी? मैडम सेसोस्ट्रेस की बात करते हैं तो ये क्या थी, क्लैरवॉयंट थी। अब ये क्लैरवॉयंट को समझ लीजिएगा आखिर ये क्या होता है। ये बहुत ही फेमस क्लैरवॉयंट इस पोएम में दिखाई जाते हैं। क्लैरवॉयंट का उस इंसान को कहते हैं जो ये बताता है कि आपका फ्यूचर क्या होता है, यानी कि फ्यूचर टेलर होता है, भविष्य को बताने वाला। ठीक है। ये जो कैरेक्टर है ना मैडम सेसोस्ट्रेस, जो पूछा जाता है एग्जाम में, वो चीज़ ध्यान बनाए रखना। ये कैरेक्टर इलियट ने एल्डोस हैक्जेले के द्वारा लिखा गया एक नॉवेल था क्रॉम एलो, ठीक है, उससे लिया है। तो एल्डोस हैक्जेले के द्वारा लिखा गया एक नॉवेल था क्रैम ओलो, उससे इन्होंने क्या करा, बारो किया है। इतना क्लियर हो गया। क्लैरवॉयंट यहां तक तो कोई मुश्किल नहीं होगी। चलो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। और इसके बारे में ये बता तो दिया है, विद अ बिग्ड पैक ऑफ कॉर्ड, है ना। तो बाइजेस्ट वुमेन ऑफ यूरोप नोन टू बी द बाइजेस्ट वुमेन इन द यूरोप। ये भी क्वेश्चन हाँ पूछ लिया जाता है कि किसको जो है बाइजेस्ट वुमेन इन यूरोप बोला गया है टी.एस. इलियट की वेस्टलैंड में, तो मैडम सेसोस्ट्रेस को। ये भी ध्यान बनाए रखना। थर्ड वाला हमारा स्टेटसन है। ये स्टेटसन कौन होता है? ठीक है, ये क्या होता है, नरेटर का दोस्त दिखाया जाता है, स्टेटसन। ठीक है, कैरेक्टर जो है ये स्टेटसन नाम का जो कैरेक्टर है वो नरेटर का दोस्त है। शायद इसने नरेटर के साथ कभी युद्ध लड़ा हो, शायद हम बात कर सकते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार लड़ा हो, क्योंकि उसी समय ये कविता आई है, क्योंकि उस वर्ल्ड वार का इन्फ्लुएंस लिटरेचर पर जरूर रहा था, क्योंकि 1914 से लेकर के 1918 तक हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वार चला था। तो इसका इन्फ्लुएंस उस समय के लिटरेचर पर देखने को जरूर मिल रहा था। तो ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ कह नहीं जा सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो स्टेटसन है वो कथावाचक का जो नरेटर है उसका फ्रेंड है। हो सकता है कि उसने साथ में युद्ध लड़ा हो, और कौन सा युद्ध ये अस्पष्ट है, नहीं पता है कि पुनिक का युद्ध लड़ा या प्रथम विश्व युद्ध लड़ा या दोनों ही लड़े या कोई भी नहीं लड़ा, ऐसा कुछ भी क्लियर नहीं है। दूसरा हम दी रिच लेडी की बात करेंगे दोस्तों, कि ये अमीर महिला कौन थी। नाम से इसको जो रिच लेडी है, नेवर रेफर्ड टू बाय नेम, इसको कभी कोई नाम नहीं दिया गया है इस पूरी की पूरी पोएम में, सिर्फ रिच लेडी ही पुकारा गया है। शी सिट्स इन दी रिस्प्लेंडेंट ड्राइंग रूम, ओके, अ गेम ऑफ चेस। तो इसका अर्थ ये हुआ, अ गेम ऑफ चेस के जो ड्राइंग रूम है उसमें ये बैठी हुई दिखती है। ऐसा लगता है कि ये विलासिता से गिरी हुई है, लेकिन इसकी सराहना या आनंद लेने में ये असमर्थ है। और ये भी हो सकता है कि इन्होंने इस रिच लेडी जो कि है ना, इस रिच लेडी को अपनी पत्नी, जो इनकी पहली पत्नी थी विवियन, हो सकता है उनकी ओर इशारा करके इन्होंने इसको लिखा हो। ठीक है, रिच लेडी के लिए। तो ये भी ध्यान बनाए रखना कि रिच लेडी को किसको रिप्रेजेंट किया है, अपनी पहली पत्नी विवियन की ओर इशारा करके, क्योंकि इनका जो विवियन के साथ में शादी किया था वो बहुत ज़्यादा खुशनुमा नहीं रहा। ये भी ध्यान बनाए रखना।
6 नंबर पे हम टाइपिस्ट की बात करेंगे। ये टाइपिस्ट कौन थी? ये एक आधुनिक दुनिया की प्राणी समझ लो, यानी कि लोनली, अकेली रहती थी बेचारी गुमसुम दुनिया में। अ क्रिएचर ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, इस मॉडर्न दुनिया में भी ये बेचारी एकदम अकेली रहती थी टाइपिस्ट, ठीक है। और सी इज विजिटेड बाई अ यंग मैन, ओके, कार्बन कोलर, ये भी याद बनाए रखना है, यंग मैन कार्बन कोलर। टाइपिस्ट, इसके बारे में मैं थोड़ा सा हिंदी में अपनी लैंग्वेज में बता देता हूँ, शायद आपको अच्छा समझ आएगा टाइपिस्ट के बारे में। ये एक मॉडर्न वर्ल्ड में बिल्कुल भी अकेली महिला है। एक बार एक नौजवान इसके पास आता है और वह इसके साथ सोता है तथा फिजिकल रिलेशन बनाने के बाद में इसको छोड़ करके फिर से चला जाता है, और ये जो टाइपिस्ट है वो फिर से बेचारी अकेली ही रह जाती है। बस इतना इसके बारे में है, यानी कि उसके साथ सोता है, फिर अकेले छोड़ दिया जाता है, और उसके साथ सिर्फ उसका दर्पण, यानी कि वो सब चीज़ें फिर से वो जो पहले उसकी ज़िंदगी होती है अकेलेपन की, वही रह जाती है। तो ये थी टाइपिस्ट। और इसके बाद में हम यूजेनाइट्स की बात करेंगे कि ये मिस्टर यूजेनाइट्स कौन थे? ये स्मरणा का एक व्यापारी था, ध्यान बनाए रखना, कहाँ का? मर्चेंट फ्रॉम स्मरणा, बस इतना ध्यान रखना, जो कि नाउ दी इल्जमेर इन टर्की। अब क्या है, ये इल्जमेर टर्की में, तुर्की में है, ठीक है। संभवतः एक ये भी कह सकते हो कि प्रोबेबली दी वन आइड मर्चेंट टू होम मैडम से सॉस्ट्रेस रेफर, यानी कि एक आंख वाला व्यापारी जिसे मैडम से सॉस्ट्रेस ने रेफर किया हो, ये भी मिस्टर यूजेनाइट्स के बारे में है। और अगला फ्लेबस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये फ्लेबस कौन था? एक फोनेशियन व्यापारी था, ठीक है। कौन था? फोनेशियन व्यापारी। आप फोनेशियन मर्चेंट बोलोगे तो बस सिंपल सा, बस इतना ही ध्यान बनाए रखना है। एक फोनेशियन व्यापारी जिसे डेथ बाय वाटर, यानी कि पानी में डूबने से जिसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, डेड इन द वाटर, ठीक है, in the death by water, perhaps the same drowned the Phoenician sailor to whom Madame से Sostres refer। यहाँ पर भी वही बात कही गई है कि डेथ बाय वाटर में पानी में मृत पड़ा हुआ बताया गया है, शायद वही डूबा हुआ फोनेशियन नाविक जिसे मैडम से सॉस्ट्रेस ने रेफर किया, ठीक है, वो फ्लेबस ही है। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर थे जिनको मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था। अगला देखो, इसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट हैं जिनको आपको ध्यान बनाए रखना है। द बेस्ट लैंड इज अ पोएम बाय टी.एस. इलियट के द्वारा लिखी गई है बेस्ट पोएम, वाइडली रिगार्डेड मानी जाती है एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ पोएम्स ऑफ 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी की एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम में से ये एक मानी जाती है, इसलिए बेस्ट लैंड को हमें पढ़ने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अ सेंट्रल वर्क ऑफ मॉडर्निस्ट पोइट्री, और इसी को मॉडर्निस्ट पोइट्री का सेंट्रल वर्क भी माना जाता है। अगला डेडिकेटेड, ये जो पूरी पोएम है द वेस्टलैंड, वो किसको डेडिकेट है? ये पोएम टू एजरा पाउंड के लिए ये डेडिकेट है, ये भी ध्यान बनाए रखना, ठीक है। और अगला एंड रेफर टू हिम, अर्थात उन्होंने जब इस पोएम को उनको डेडिकेट किया था तो एक फ्रेज यूज किया था, इस फ्रेज को जरूर ध्यान बनाए रखना, एग्जाम में आपके पूछी गई फ्रेज है, इसलिए आपको ध्यान बनाए रखना है, ठीक है। इल मिगलियर फैब्रो, क्या? इल मिगलियर फैब्रो, और इसका अर्थ होता है द बेटर क्राफ्टमैन। तो एक तो ये यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपके बढ़ रहे हैं। पहला क्वेश्चन ये बढ़ रहा है कि ये जो पोएम है आपकी वो किसको डेडिकेट है? तो एजरा पाउंड को डेडिकेट किया है। एक एजरा पाउंड के लिए इन्होंने एक फ्रेज यूज किया है टी.एस. इलियट ने, इल मिगलियर फैब्रो, और इसका मीनिंग क्या होता है? बेटर क्राफ्ट्समैन होता है, ठीक है। तो ये चीज़ जरूर ध्यान बनाए रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ थी। क्लियर हो गया इतना? एक चीज़ और, जो ये पोएम थी, इस पोएम पहले ध्यान बनाए रखना, सबसे पहले जब शुरुआत में इस पोएम का नाम वेस्टलैंड नहीं था, ठीक है, वेस्टलैंड तो बाद में इस पोएम का नाम रखा गया। इससे पहले जो इसका टाइटल था वो ही डू दी पुलिस इन डिफरेंट वॉइसेस करके था। एक अजीब सा टाइटल इलियट ने जो है चार्ल्स डिकेंस के नॉवेल से लिया था, ये बहुत अजीब सा टाइटल था, ही डू दी पुलिस इन डिफरेंट वॉइसेस। और ये जो पहले टाइटल लिया था टी.एस. इलियट ने, वो चार्ल्स डिकेंस का एक नॉवेल था आवर म्यूचुअल फ्रेंड, उससे लिया था, ठीक है। तो पहले वाला जो टाइटल है ही डू दी पुलिस इन डिफरेंट वॉइसेस, ये अजीब सा टाइटल टी.एस. इलियट ने चार्ल्स डिकेंस के नॉवेल आवर म्यूचुअल फ्रेंड से लिया है। और जो दी बेस्ट लैंड है, ये जो टाइटल इन्होंने लिया है वो फ्रॉम रिचुअल रोमांसेस से लिया है, ठीक है। जे.एल. बेस्टन की थी, जो कि मिस जे.एल. बेस्टन के द्वारा लिखी गई फ्रॉम रिचुअल रोमांस, उससे लिया है दी बेस्ट लैंड। तो दोनों चीज़ें हमने यहीं पर क्लियर कर दी, और ये पब्लिश हुई है 1822 में। इसमें टोटल लाइंस कितनी हैं? 434, 33 मत ध्यान बनाए रखना। अच्छा, एक चीज़ और है इसमें, जो डेडिकेट किया गया है एजरा पाउंड को, तो ये डेडिकेशन जोड़ा कब गया था?
भाई कब पोएम स्टार्टेड हुई थी, वो एपिग्राम था, इंट्रोडक्शन इसका दिया गया था एपिग्राम में, लैटिन एंड क्या था आपका, लैटिन और ग्रीक भाषा में। इसमें डेडिकेशन वर्ड बाद में जोड़ा गया था, और द पोएम डेडिकेटेड एजरा पॉइंट को जब ये डेडिकेट की गई थी उसी समय 1925 में, डेट याद बनाए रखना, 1925 में डेडिकेशन वर्ड को एलियट के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, अच्छा ये पोएम शुरुआत में ये दो मैगजीन में, कभी कभी ये बहुत कंफ्यूजन होता है कि ये द क्राइटेरियन मैगजीन में इसको पब्लिश कब करवाया गया और द डायल में ये कब आई थी, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान बनाए रखना। जब यूके में इस पोएम को द क्राइटेरियन में पब्लिश करवाया गया था, ठीक है, और जब यूएस में इस पोएम को द डायल में पब्लिश करवाया गया था, बेस्टलैंड को। क्लियर है, ये इनकी एक लॉन्ग पोएम है, बहुत लंबी, 434 लाइनें हैं, तो लंबी तो होगी, है ना, और पब्लिश तुम्हें पता ही लग गया, पहला लंदन में अक्टूबर में इसको क्राइटेरियन में, और नेक्स्ट न्यूयॉर्क सिटी में अगर हम बात करें तो नवंबर में ये प्रकाशित हुई थी दी डायल पत्रिका में, मैगजीन में। ठीक है, और फाइनली ये बुक के रूप में आई थी। इसमें इस बुक में टी.एस. एलियट ने ये बहुत ज़्यादा टफ लैंग्वेज में लिखी थी, इसीलिए इसमें फुट नोट का भी इस्तेमाल किया टी.एस. एलियट ने चीज़ों को समझाने के लिए। खैर आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो ये सब चीज़ें हमने डिस्कस पहले ही कर ली हैं, खाली पढ़ करके आपको सुना देते हैं। फर्स्ट अपीयर्ड, सबसे पहले ये अपीयर हुई थी कहाँ, यूनाइटेड किंगडम में, इन अक्टूबर में। ठीक है, जब ये यूनाइटेड किंगडम में सबसे यूके में आई थी अक्टूबर में, और उस समय ये पोएम कौन सी पत्रिका में आई थी, ये पत्रिका का नाम ध्यान बनाए रखना, दी क्राइटेरियन। कभी कंफ्यूज मत होना, दोनों तरीके के, दी डायल, दी क्राइटेरियन दे रखा होगा, तो सबसे पहले दी क्राइटेरियन में छपी थी और अक्टूबर मंथ था। इसके बाद नवंबर में ये कहाँ छपी है, यूएस में छपी है, और पत्रिका का नाम क्या था, दी डायल। ठीक है, बस अक्टूबर में एक महीना पहले ही कहाँ क्राइटेरियन पत्रिका है, छपी कहाँ, इन यूके में, यानी कि यूनाइटेड किंगडम में। उसके अगले महीने नवंबर में ये कहाँ, यूएस में छपी है, यूनाइटेड स्टेट में, और उस समय पत्रिका कौन सी थी, डायल मैगजीन, दी डायल मैगजीन में। ठीक है, तो मैगजीन दोनों याद बनाए रखना, दी डायल और क्राइटेरियन को। इसके बाद में इसको पब्लिश करवाया गया था इन बुक के रूप में इन दिसंबर 1922 में। ठीक है, और इसमें फिर इन्होंने क्या करा, फुट नोट्स का भी एलियट के द्वारा इस्तेमाल किया गया था इस बुक में। अमंग इट्स फेमस फ्रेजेज, ओके, इसका बहुत ही फेमस फ्रेज है। ये इसी से ये लाइन, ये जो पोएम है ना, ये खूब एग्जाम में पूछी जाती है कि द बेस्टलैंड पोएम की शुरुआत कौन सी लाइनों से होती है, तो ये लाइन बताना। कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि टी.एस. एलियट ने बेस्टलैंड में क्रूलेस्ट मंथ किसको कहा, सबसे ज़्यादा द क्रूलेस्ट मंथ किसको बोला, तो अप्रैल को बोला है। तो यहाँ से ये लाइनें ध्यान बनाए रखना, अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ। अप्रैल को टी.एस. एलियट ने द बेस्टलैंड में सबसे ज़्यादा क्रूलेस्ट मंथ बोला। जब आप पोएम को वर्ड बाय वर्ड पढ़ोगे तब आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और आई विल शो यू फियर इन आ हैंडफुल डस्ट, ये इसकी शुरुआती लाइनें हैं। ठीक है, और इसका अंत किस पर होता है, इसका अंत होता है एक मंत्र। आप संस्कृत लैंग्वेज शांति शांति शांति, इस पर इसका क्या होता है, समापन होता है दोस्तों। डेडिकेटेड पोएम किसको है, एजरा पाउंड को है, रेफर्ड करती एल मेगलियर फैब्रो को, और इसका अर्थ हम पहले भी बता चुके हैं क्या होता है, बेटर क्राफ्ट्समैन होता है। फर्स्ट ड्राफ्ट बाज कंप्रेस्ड या टिम्ड बाय एजरा पाउंड, हम ये भी बता चुके हैं आपको कि इसको लिखने में, इसको एडिट करने में टी.एस. एलियट की सबसे ज़्यादा मदद करने वाला अगर कोई व्यक्ति था तो वो थे एजरा पाउंड। इसके बाद एपिग्राफ जो इसका लिखा गया वो लैटिन और ग्रीक में, लेकिन लिखा कहाँ से गया है, तो ये चीज़ ध्यान बनाए रखना कि कहाँ से, पेट्रोनियस आर्बिटर से, यानी कि सैटिकॉन पेट्रोनियस आर्बिटर से इसका क्या लिया गया है, टाइटल। सोर्स की बात कर लो, इसके कुछ सोर्स दी बाइबल है, हिंदू उपनिषद हैं, ठीक है, बुद्धा फायर सरमन है, ये इसके सोर्सेस हैं। और सोर्स भी हैं जो टी.एस. एलियट ने कोर्स की तरह लिए, जिसमें ही अलाउड इंक्लूड द वर्क ऑफ होमर, सोफोक्लीज, ओके, पैट्रोनिस वर्जिन, ओविड, सेंट अगस्टाइन, हिप्पो, दांते एलिग्री। तो ये बहुत सारे, विलियम शेक्सपियर, एडमंड स्पेंसर, गेरार्डी, नार्वल, थॉमस के किड, जेफ्रे चौसर, तो ये बहुत सारे हैं, आप इनको पढ़ लीजिएगा अपने आप से, ये इतने सारे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम पॉइंट, यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये चीज़। कहा यह गया है एग्जाम पॉइंट में कि एलियट डिस्क्राइब करते हैं गंगा को एज किस रूप में, यानी कि संकन के रूप में। ठीक है, एलियट ने गंगा का वर्णन किस प्रकार किया है, संकन के रूप में। अगला सुनकेन, अरे संक नहीं होता है, संक में डूबना होता है, किसी को धसा हुआ, वो उसकी थर्ड फॉर्म है। ठीक है, हमारा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अच्छा नहीं है, आप समझ आइए, लिखा हुआ है संक में धसा हुआ या डूबा हुआ, उसको बोलते हैं।
sunken. Next, the induction of 4 संस्कृत वर्ड, जो 4 संस्कृत वर्ड का इंडक्शन है, ठीक है, इन दी बेसलैंड में इस ड्राइव फ्रॉम कहाँ से आया, ठीक है। अब देखो जो बेसलैंड है, बेसलैंड को हम क्या कहेंगे, बंजर भूमि, है ना। तो बेसलैंड में संस्कृत के 4 शब्दों का समावेश किससे किया गया है, इसमें से 4 शब्दों का समावेश किया गया है संस्कृत के, वो कौन से उपनिषद से, तो बृहद्रारण्यक, क्या याद रखोगे, बृहद्रारण्यक उपनिषद, बृहद्रारण्यक उपनिषद, बहुत ही टफ प्रोनाउंसिएशन है, बृहद्रारण्यक उपनिषद, ठीक है। अगला क्या है, विच मंथ इज क्रूलेस्ट मंथ इन दी वेस्टलैंड, वेस्टलैंड में क्रूलेस्ट मंथ किसको बोला गया है, तो वो अप्रैल के लिए बोला गया है। अगला क्या है, कौन सा महीना वेस्टलैंड में सबसे क्रूलेस्ट मंथ है, तो अप्रैल है। बस ऐसे याद बनाए रखना, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैडम सिसोस्ट्रेस फेमस, किसके लिए फेमस हैं वो, क्लेयर, देखो सब चीज़ें आप पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, सारी चीज़ें आपको पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं, अब सारी चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी। क्लेयरवॉयंटी अपीयर्स, अब ये क्लेयरवॉयंटी क्या होती है, फ्यूचर टेलर होती हैं, यानी कि भविष्य बताने वाले को कहते हैं, अपीयर दिखाई देती है। तो मैडम अब खाली इतना ही, मान लीजिए इसका मीनिंग नहीं भी पता है, लेकिन हमें ये पता है कि मैडम सिसोस्ट्रेस जो है वेस्टलैंड में होती है, तो हम तुरंत अपना ऑप्शन टिक कर देंगे कि मैडम सिसोस्ट्रेस, जो कि बहुत फेमस ही फ्यूचर टेलर हैं, भविष्य बताने कार्ड के थ्रू, पत्तों के थ्रू अपना फ्यूचर वगैरह बताती हैं, तो वो कौन से में है, दी वेस्टलैंड में है। बस अगला 5वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 2000 पल्स, पल्स मीन्स मोती, डेट वर हिज आइज, यानी कि बेमोती हैं जो उसकी आंखें थीं, बेमोती हैं जो उसकी आंखें थी। हियर इलियट इज यूज दिस लाइन शेक्सपियर, लाइन्स ऑफ शेक्सपियर इन विच ड्रामा इन दिस लाइन, तो ये उन्होंने ये कहा बेमोती हैं जो उसकी आंखें थी, यहाँ इलियट ने शेक्सपियर की पंक्तियों का प्रयोग किया है। यह पंक्ति किस नाटक की हैं, तो दी टेम्पेस्ट की हैं, ध्यान बनाए रखना। अगला, देयर इज द स्टोरी ऑफ लिल एंड हर हस्बैंड, यहाँ पर एक स्टोरी, एक कहानी दिखाई जाती है, लील और उसके पति की कहानी है। वेस्टलैंड किस भाग में प्रकट करता है, इसमें लील और उसके हस्बैंड की कहानी, इन विच पार्ट, कौन से हिस्से में, दी वेस्टलैंड, जो वेस्टलैंड हमारी पोइम है वो ये कहानी कौन से 5 भागों में बटी हुई है, 5 में से कौन से भाग में लील और उसके हस्बैंड की कहानी चलती है, तो सेकेंड पार्ट, अ गेम ऑफ चेस। पहले क्या करोगे, ब्यूरियल में जाओगे, पहले क्या करोगे, ब्यूरियल में जाओगे, वहां पर क्या खेलोगे, गेम, चेस का गेम खेलोगे, और गेम खेलते खेलते क्या लग गई, आग, आग बुझाने के लिए किसकी जरूरत, पानी की, और जब पानी यानी कि तो पानी बरसेगा, और पानी बरसेगा तो बादलों में क्या होगी, गड़गड़ाहट होगी, यानी कि थंडर। तो बस ऐसे करके उसका सीक्वेंस ध्यान बनाए रखना। सबसे लंबा कौन सा सेक्शन है, सबसे छोटा कौन सा है, टोटल लाइनें कितनी है, पब्लिश कब हुई, सब चीज़ें। ओ डैट शेक्सपियरियन रैग इट्स सो एलिजेंट वेयर डू दीज लाइन्स अपीयर, तो ये लाइनें भी कहाँ हैं हमारी, जो है दी वेस्टलैंड में आती हैं, यानी कि ओ डैट शेक्सपियरियन रैग इट्स सो एलिगेट, ये पंक्तियाँ कहाँ हैं, दी वेस्टलैंड में। चहचहाना, अगला क्या है, ट्वीट 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 ट्वीट, जग 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 जग, इसमें फिगर ऑफ स्पीच तो आपको पता ही चल गया होगा, एलिट्रेशन है ना, रिपीटेशन ऑफ अ वर्ड, सॉरी रिपीटेशन ऑफ अ कंसोनेंट साउंड। सो रूडली फोर्स्ड, ओके ट्राउ, बी आर दीज लाइन्स, ये भी लाइनें कहाँ हैं, दी वेस्टलैंड में हैं, यानी कि ट्यूट 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 ट्वीट ट्वीट, जग 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 जग, इतनी बेरहमी से जबरदस्ती तेरेऊ तेरेऊ, क्या बात है, दी वेस्टलैंड। अगला हु, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, हु इज दी सिमारना, ये कौन है, सिमारना मर्चेंट कौन है इन द वेस्टलैंड में, तो यूजीनाइट्स दिखाया जाता है। ये अभी अभी बताया गया कि इनका जो वेस्टलैंड है, इस वेस्टलैंड में सिमारना का व्यापारी कौन दिखाया जाता है, तो सिमारना का व्यापारी कौन होता है, मिस्टर यूजीनाइट्स होते हैं। अगला CIF लंदन डॉक्यूमेंट्स फ्रेंच, दिस लाइन इज फ्रॉम द वेस्टलैंड, व्हाट इज द मीन ऑफ CIF, C मीन्स कॉस्ट, I का मतलब इंश्योरेंस, और F का मतलब फ्लाइट, ठीक है, यानी कि CIF लंदन दस्तावेज फ्रेंच में होता है, एक दस्तावेज टाइप का। ये पंक्ति द वेस्टलैंड से है, लेकिन CIF का यहाँ पे मतलब पूछा तो लागत, बीमा और भाड़ा, कॉस्ट का मतलब लागत, इंश्योरेंस का मतलब बीमा, और फ्लाइट का मतलब भाड़ा। अगला, व्हेन द ह्यूमन एजिन बेट्स लाइक अ टैक्सी थ्रॉबिंग वेटिंग, हु इज सेड टू बी द ह्यूमन एजिन हेयर द वेस्टलैंड, ये कौन है, एक टाइपिस्ट गर्ल है। इंजन है ना, इंजन, ENGIN इंजन, ठीक है, फिलहाल
सिर्फ इतना, जब मानव जो है किसी भी चीज़ की प्रतीक्षा करता है, ह्यूमन इंजन वेट्स लाइक अ टैक्सी की प्रतीक्षा करता है। जैसे एक टैक्सी धधकती हुई, जैसे कोई टैक्सी उसकी बहुत अच्छे से वेटिंग कर रही हो, थ्रॉटलिंग कर रही हो। और ये दो बेसलैंड में मानव इंजन किसे कहा गया है, बस ये आपको ध्यान बनाए रखना है कि इंजन बोला किसको गया है, ह्यूमन इंजन किसको बोला गया है, बस इतना क्वेश्चन है। ज़्यादा के चक्कर में मत पड़िए, सिर्फ इतना क्वेश्चन ये कर रहा है इसमें कि ये जो पूरा क्वेश्चन है इसमें जो ह्यूमन इंजन है वो किसको बोला गया है बेसलैंड में। तो यहाँ पर ह्यूमन इंजन जो बोला गया है वो एक टाइपिस्ट गर्ल के लिए बोला गया है, ठीक है। अगला, एक्सप्लोरिंग हैंड एनकाउंटर नो डिफेंस इन विच पार्ट ऑफ द बेसलैंड डज दिस लाइन अपीयर। ये फायर सरमन में दिखती है, ठीक है। एक्सप्लोरिंग वाली यानी कि हाथों को तलाशने से कोई बचाव नहीं होता, किसमें, बेसलैंड के किस भाग में ये दिखाई देता है ये लाइन, किस, तो फायर सरमन में। हु इज द फिनोशियन, बेसलैंड में ये जो फोनेशियन नाविक है, फोनेशियन सेलर है, वो कौन है, तो वो कौन होता है फोनेशियन सेलर, ठीक है, फ्लेवस होता है, ध्यान बनाए रखना। तो ये कुछ छोटे छोटे कैरेक्टर हैं जिनको आपको ध्यान बनाए रखना है। 14 नंबर पे अगर हम बात करें, ड्राई बोन्स कैन हार्म नो वन इन विच पार्ट ऑफ द बेसलैंड डज दिस लाइन अपीयर। यानी कि उन्होंने कहा जो ड्राई बोन्स हैं, सूखी हड्डियां, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, ये बेसलैंड के किस भाग में ये लाइन दिखाई देती है, तो वाई द थंडर, किसमें, वॉट द थंडर सेड में, ये इसका अंतिम पार्ट है, ये भी ध्यान बनाए रखना। हु इज द फोनेशियन सेलर इन बेसलैंड, तो फ्लेवस होता है, ये तो हो गया। अच्छा, अगला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान बनाए रखना, जरूर पूछेंगे यहाँ पर भारत में, इंडिया में, तो ठीक है, ये जरूर ध्यान बनाए रखिएगा। दत्त दयाध्वनम, ठीक है, दत्त द्वयधनम दमयंता, क्या लिखा है, दमयता, डबल डी, डी 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 याद बनाए रखना, ठीक है, डबल डी, दत्त दयाधवम और दमयंता, दयाधवम और दमयता। फिर शांति 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 आर दी वर्ड यूज्ड बाय इलियट ऑफ विच लैंग्वेज आर दीज वर्ड्स आर, ये कहाँ के हैं, संस्कृत के हैं और बेसलैंड के एकदम अंतिम एंड में बोले जाते हैं, ठीक है। इन द बेसलैंड द हिमालय आर सेड टू बी, बेसलैंड में हिमालय को क्या कहा गया है, ठीक है, तो हिमवंत कहा गया है, क्या कहा गया है, हिमवंत, ध्यान बनाए रखना। अगला, इंडीड, वास्तव में, सो डीपली आई इंडेप्टेड मिस बैट्सन्स बुक विल elucidate the difficulties of the poem much better than any notes can do, and I recommended it to any who think such elucidation of the poem worth the trouble. About which book Miss Batson is Eliot talking? तो जिससे इन्होंने बेसलैंड का टाइटल उधार लिया है, ये उसी वर्क की बात कर रहे हैं, ध्यान बना रखिए, उसी बुक की बात कर रहे हैं। तो वास्तव में मैं इतनी गहराई से ऋणी हूँ उनका, मिस बैट्सन का, किसका, मिस बैट्सन की पुस्तक, जिसमें कविता की कठिनाइयों को किसी भी नोट्स की तुलना में बेहतर तरीके से स्पष्ट करेगी, और मैं इसे किसी भी व्यक्ति को सलाह देता हूं जो परेशानी के लायक कविता की व्याख्या करता है। इलियट, मिस बैट्सन की किस पुस्तक के बारे में बात कर रहे हैं, तो इलियट जो है मिस बैट्सन की फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस वाली बुक की बात कर रहे हैं। उस पुस्तक, कौन सी पुस्तक, फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस वाली पुस्तक। तो इसी पुस्तक से टी.एस. इलियट ने द बेसलैंड जो टाइटल लिया है वो इसी पुस्तक से लिया है, ठीक है, मिस बैट्सन की। तो ये थी आज की पोइम आपके टी.एस. इलियट की, जो कि इंपॉर्टेंट थी। आज के लिए इतना ही साथियों, कल हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे कोई नई पोइम इनकी। मदर इन कैथेड्रल इनका इंपॉर्टेंट है, वो भी ध्यान बनाए रखना, ठीक।